गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं चल भूषण सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 43 लेकर है, जो कि 43 है। आज इस टॉपिक में, आज इस पार्ट में हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट जो कि थे पांड्य वंश के बारे में जानेंगे। संगम कालीन साहित्य के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि जब 5 है। इस सब को हम लोग देखने के समझने का प्रयास करेंगे। मात्र ये 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप मेरे सेशन में बने रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसका लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि आज के बाद वो भी आपके साथ इस ज्ञान के कुंड में वो गोता लगा सके। तो ठीक है, ज़्यादा देर न करते हुए मेरे सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए, पांड्य वंश, इसकी जो भाषा जो था पांड्य वंश के लोग तमिल था। क्या था? तमिल था, याद रखना है। ठीक है, यह जो वंश जो था मातृशतात्मक था। मातृशतात्मक यह था जिसे हम लोग, अभी कोई पूछता है तो कोई माता का नाम नहीं पूछता है हम लोग के यहाँ, क्योंकि पितृशतात्मक हम लोग है। कोई पिता का नाम है, तुम्हारे पापा क्या नाम है। लेकिन उस समय जो था पांड्य वंश के समय, उस समय माता के नामों से बच्चा जाना जाता था। ठीक है, यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य वंश के समय क्या था? यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। इसकी जो इस पांड्य राजाओं ने 3 संगम कराए, 3 संगम का आयोजन किए, जो कि हम लोग इसके पहले वाले पार्ट में जान चुके हैं। ठीक है, तीनों संगम का डिटेल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप नए हैं तो सबसे पहले उसे जाकर आप देखिए। इस वंश के सबसे पहले जानकारी जो होता है, मेगास्थनी के एक बुक है जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका से प्राप्त होता है। ठीक है, इस वंश के क्षेत्र, ठीक है, तमिलनाडु के दक्षिण भाग में था। कहाँ पे है? तमिलनाडु के दक्षिण भाग में है, यानी पांड्य वंश का क्षेत्र। इनकी राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। ठीक है, इसका राजकीय चिन्ह क्या था? सर्प था। ठीक है, 3 चेर, चोल और पांड्य, 3 ठो वंश, सबका राजकीय चिन्ह हमने बता चुके, 2 को बता दिए हैं, ये भी इसमें पढ़ा हुआ है। राजकीय चिन्ह क्या था? कार्प जो मछली होती है ना, वही उसका राजकीय चिन्ह था। इस वंश के प्रथम शासक नोडियोन था। क्या नाम था? नोडियोन। इसने समुद्र पूजा सबसे पहले प्रारंभ किया था। ठीक है, समुद्र पूजा सबसे पहले ये शुरू किया था। इसी के चलते मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि लोगों के बीच में यह धारणा बैठ गया कि समुद्र को पार करना हम लोग के लिए क्या है? ये कहीं ना कहीं पाप है हिंदुओं के लिए। ठीक है, इसीलिए हिंदू लोग समुद्र पार नहीं करते हैं। ठीक है, जब द्वितीय युद्ध हुआ उस समय सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही था, समुद्र को भारतीय हिंदू सैनिकों के लिए समुद्र को पार करना। ठीक है, क्योंकि ये लोग था हिंदू, ये लोग सोच रहा था कि अगर हम लोग समुद्र को पार करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? पाप के भागी हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसी के समय से यह स्टार्ट हो गया। ठीक है, जो कि ये क्या है? यह एक पखंड जिसको कहा जा सकता है, यह एक पखंड है। ठीक है, आजकल तो इस तरह पखंड आगे बढ़ गया है कि कहीं पर थोड़ा सा पत्थर रख दीजिए, एक पत्थर रख दीजिए, थोड़ा सा लिप लाप दीजिए, फ्रेश कर दीजिए, बस वहीं पर मंदिर स्टार्ट। ठीक है, तो थोड़ा आप लोगों को इससे थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं। ठीक है, इस वंश के सबसे अगर प्रतापी कोई शासक था तो उस शासक के नाम था नेडुजेलियन। क्या नाम था? नेडुजेलियन। ये जो है क्या है? जो है नेडुजेलियन। इसने 290 ईस्वी में, ठीक है, तलैया लंगनाम के युद्ध में क्या किया था? चेर, चोल तथा अन्य 5 राजाओं को क्या कर दिया था? ये
पराजित एक ही साथ में कर दिया था। अब समझिए कितना शक्तिशाली था कि चेर वंश, चोल वंश और 5 गो राजा, अब प्लस में समझिए इसके साथ में इसके सैनिक था सब, उस सब को अकेला अपने सैनिकों के साथ मिलकर नेडुजेलियन ने पराजित कर दिया, जो युद्ध लड़ा 290 ईस्वी में। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 5वीं सदी आते आते पांडव वंश के अस्तित्व का होने लगा, विहीन होने लगा, खत्म होने लगा। इस वंश के राजाओं को रोम राजा के साथ में अच्छा संबंध था। ठीक है, किसके, यानी पांडव वंश के राजा को। ठीक है, यदि आपको यह कंटेंट या वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं की हैं तो अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस चैनल पर लगभग में 200+ में वीडियो मैं डाल चुका हूँ, उससे आप जाकर देखिए। क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का, मैथ का बहुत से सारे वीडियो पड़ा हुआ है, जो कि जो भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके अतिरिक्त भी बहुत से जितने भी बोर्ड है भारत के, वो सब बोर्डों के लिए भी दृष्टिकोण से मस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो भी हम लोग कंटेंट, जो भी हमारा टीम कंटेंट इसमें स्टोर करती है, समाहित करती है, समझिए एक एक लाइन में ऑब्जेक्टिव रहता है। आप देख सकते हैं कोई ऐसे लाइन नहीं है जिससे ऑब्जेक्टिव एराइज ना होके। आप वीडियो को मेरे देखिए, उसके बाद से एक कोई मन करे तो मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री, किसी को माने आप देख लीजिए, जो कि जो 50-40 पार्ट हमने डाल चुके हैं, उसको कंप्लीट कीजिए एक कोई, और उसके बाद से किसी भी एग्ज़ाम के आप वो क्वेश्चन बैंक उठाइए और जाके उसको मिलाइए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का कंटेंट है। और ख़ास बात यह है कि इसी चैनल के नाम से मैं फेसबुक पेज पर भी वीडियो अपलोड करता हूँ, उसे भी वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे देखिए। अपने दूत रोम के राजा अगस्टसा, क्या अगस्टसा के दरबार में भेजा था। ठीक है, पांडव वंश के राजधानी मदुरै को त्योहारों का शहर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? त्योहारों का शहर कहते हैं। यहाँ के मीनाक्षी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। कहाँ पे? यहाँ के मदुरै के मीनाक्षी मंदिर जो है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। चेर बंदरगाह, चेर बंदरगाह कौन कौन है? बंदर चेर, मुजरी से 2 बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। चोल बंदरगाह, पुहार तथा उरई। पांड बंदरगाह, ठीक है, सालियूर तथा कोरका, ये बंदरगाह है उस समय के, चेल, चोर और पांड के समय के। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। संगम कालीन साहित्य, संगम साहित्य तमिल में लिखा हुआ था, जो कि हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। इसके पहले वाले पार्ट में इसका डिस्कस हुआ है। इन्हें तमिलकम या द्रविड़ साहित्य भी कहते हैं। किसको? ये संगम कालीन साहित्य को। ठीक है, जो कि निम्नलिखित है। पहला देखिए, ये पहला है, जो कि ये जिसका नाम है तोल्कापियन। क्या नाम है? तोल्कापियन। इसका जो संबंध है तोल्कापियन का व्याकरण से, किससे? व्याकरण। इसकी रचना जो किए थे, जिसका नाम, जिस विद्वान के नाम है तोल्कापियर। क्या नाम था? इसका मिलता जुलता नाम है। तोल्कापियर ने तोल्कापियम को नाम के ग्रंथ को लिखा था। ठीक है, दूसरा है तिरुकुराल या तिरुकुराल, तिरुकुराल कहिए या कुराल कहिए। इसे तमिल साहित्य के क्या कहा जाता है? बाइबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइबल कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है ये कौन से ऐसे पांडवंश के या संगमकालीन के साहित्य है जिसको बाइबल के नाम से जाना जाता है। तो आप जानते होंगे तो सही उत्तर तक पहुंचने की स्थिति में रहेंगे, अन्यथा आप छोड़कर चले जाएंगे। जीवक चिंतामणि, क्या नाम है? जीवक चिंतामणि। इसका संबंध जैन धर्म से, किससे है? जैन धर्म से। इसका रचना कौन किए थे?
तिरुतक देवर, क्या नाम था? तिरुतक देवर नाम था। ठीक है। शिल्प आदिकारम, क्या नाम है? शिल्प आदिकारम। इसका संबंध जैन धर्म से है। ठीक है। इसमें नुपुर यानी पायल की कहानी है। किसकी कहानी है? पायल। इस तमिल काव्य को इलियड भी कहते हैं। ठीक है। शिल्प आदिकारम जो है, इसको इलियड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपको याद रखना है। इसका रचना कौन किए थे? इलागो आदिगल, क्या नाम था? इलागो आदिगल ने किया था। राजा कोवल अपनी पत्नी, जिनका नाम था कनगी, क्या नाम था? कनगी को छोड़ दिए और छोड़कर एक नचनिया के चक्कर में, एक ऑर्केस्ट्रा वाली के चक्कर में पड़ गए। और पड़ने का नतीजा यह हुआ कि जब सब इनका पैसा वो लूट ली तो बेचारों फिर से वापस ये आए। और आए तो इनके पत्नी ने एक पायल, यानी कनगी ने एक अपने पायल दिए, जे जाइए आप इसे बेच दीजिए, आप अपना व्यापार कीजिए। जब इन्होंने उसको बेचकर अपना व्यापार जब शुरू किए तो एक वहीं के मदुरै के शहर के ही रानी थी, जो कि इन पर क्या कर देती है? एक चोरी का, अपने पायल के चोरी का इंजाम लगा देती है और लगा के इनको क्या कर देती है? सज़ा दे देती है। क्या चीज़ की सज़ा? फांसी की सज़ा सुना देती है। ठीक है। इनके फांसी जब हो जाता है तो कनगी ने क्या करती है? अपने पति को वियोग में आकर उस पूरे सम्राट को ही श्राप देती है और आने वाला समय में मदुरै क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है। अब देखिए जो कनगी कितना बड़ी सती प्रथा थी, जो इसके पति, इसके हस्बैंड, जो कि इसको छोड़ के एक नचनिया, एक ऑर्केस्ट्रा वाली के चक्कर में पड़ जाता है। ठीक। जब वो पूरा बर्बाद कर देती है, लात मार के भगा देती है, फिर से वापस जब आता है फिर भी ये स्वीकार कर लेती है। और उसके अतिरिक्त भी देखिए अपना जेवर दे देती है, पायल दे देती है, ताकि आप बेच के अपना धंधा कीजिए और अभी से भी सुधार में रहिए। ठीक है। अब देखिए कितना बड़ा त्याग की थी। ऐसे होने चाहिए पत्नियों का गुण, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए पतियों का गुण। ठीक है। आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए अगला हम लोग का है, अगला है मणि मेखले। क्या नाम है? मणि मेखले। इसका संबंध जो है बौद्ध धर्म से, किसका है? बौद्ध धर्म से है। इसमें कोवल माधवी से उत्पन्न संतान मणि मेखलम की चर्चा है, जिनसे अंततः बौद्ध धर्म अपना लिए। जिसने क्या किया था? अंतिम में बौद्ध धर्म अपना लिए। इसकी रचना शीतलैषतनार है। ठीक है। क्या नाम है? शीतलैषतनार द्वारा किया गया था। इसे तमिल काव्य की ओडिसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? तमिल काव्य की ओडिसी के भी नाम से जाना जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही रहता है। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि फिर मैं आपसे रिमाइंड कराते हैं, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और पूरे भारत में मेरे वीडियो को, जितने भी वीडियो पड़ा हुआ सब किसी को पर डे शेयर कीजिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में स्टेटस लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें और उसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। और लाइक करें और सुंदर से सुंदर कमेंट छोड़ें ताकि उसे मैं पढ़कर मैं मोटिवेट हो सकूं और इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो आपके बीच प्रस्तुत करूं। ठीक है। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।